हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आज हम जानेंगे ग्रेचुटी क्या होता है, ग्रेचुटी किसको मिलता है और ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है गाइस? दोस्तों, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम हो तो आई रिक्वेस्ट आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्रेचुटी ग्रेचुटी के बारे में। ग्रेचुटी किसको दिया जाता है? कभी आपने ग्रेचुटी का नाम सुना है? ग्रेचुटी क्या होता है और ग्रेचुटी किसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है? हम चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं सैलरी। तो सैलरी का छोटा सा पार्ट होता है टैक्सेबल इनकम। ग्रेचुटी एक तरह का इनकम होता है, ठीक है। अगर इनकम हो गया तो टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स में वो कौन से हेड्स ऑफ इनकम में आएगा? कौन से हेड्स ऑफ इनकम? सैलरी में आएगा या फिर प्रॉफिट एंड गेन में आएगा या बिजनेस में आएगा, अदर सोर्सेस में आएगा, किस में और टैक्सेबल इनकम माना जाएगा? बेसिकली जो ग्रेचुटी, जो इनकम हम लेते हैं या कोई एम्प्लॉय लेता है, वो डायरेक्ट टैक्स के कौन से हेड्स ऑफ इनकम में आता है? वो सैलरी में आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सैलरी, ठीक है। इसके लिए ग्रेचुटी को टैक्सेबल ग्रेचुटी कैलकुलेट करके सैलरी में ऐड करके फिर हमारा टैक्सेबल इनकम बनता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि ग्रेचुटी क्या होता है। इतना तो पता चल गया कि ग्रेचुटी एक इनकम होता है। ग्रेचुटी होता क्या है? देखो, बेसिकली ग्रेचुटी एक लम सम अमाउंट होता है। लम सम अमाउंट को हम एग्रीगेट अमाउंट भी बोल सकते हैं, या एक टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल बोल दो, लम सम बोल लो, या फिर एक एग्रीगेट अमाउंट। किसको मिला जाता है, किसको देते हैं और कौन किसको देता है? अगर हमने बात किया है सैलरी का, तो अगर ये सैलरी का हिस्सा है तो जरूर रिलेशन होगा किसका? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का रिलेशन होता रहेगा। इसका मतलब ये जो ग्रेचुटी है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। क्यों? ऐसे ही पे करता है, नाम के लिए पे करता है, भाई तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हो इसके लिए पे करता है? नहीं ना। तो किसके लिए पे करता होगा? ग्रेचुटी होता क्या है? हमने ये देखा कि ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है, ठीक है। अगर ग्रेचुटी इनकम हुआ और वो हेड्स ऑफ सैलरी में आता है, तो अगर सैलरी में आता है तो किसका किसका रिलेशन बना? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय का रिलेशन। इसका मतलब तो इतना पक्का है कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट पे करता है, ठीक है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट पे करता है, मतलब एक टोटल अमाउंट। क्यों पे करता है? वाई? वाई द एम्प्लॉय, वाई द एम्प्लॉयर हैज पे द लमसम अमाउंट टू द एम्प्लॉय? अब यहां पे बोल सकते हो कि क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ रिकॉग्निशन में। रिकॉग्नाइज, कोई एम्प्लॉयर, कोई बॉस अपने एम्प्लॉय का कभी रिकॉग्नाइज करेगा, कभी अप्रिशिएशन करेगा। क्यों? वाई? क्यों रिकॉग्नाइज करना है? हाँ, इसके लिए रिकॉग्नाइज करना है कि जो एम्प्लॉय है उसने एम्प्लॉयर के यहाँ पे मोर देन 5 इयर्स का सर्विस दिया है, काम किया या काम कर रहा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 इयर्स, 30 इयर्स, जितना साल बोल लो, लेकिन 5 साल से ज्यादा हो। कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर चुका है या छोड़े जा रहा है, वॉट एवर द रीजन, लेकिन 5 साल हो चुका है उसको काम करके। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10, 15, 20 साल किसी एक ही एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, तो उस एम्प्लॉयर के ईयर्स ऑफ सर्विस में अप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइज करने के लिए एम्प्लॉयर जो है लमसम अमाउंट पे करता है। किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है। हाँ, इसको कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बन सकता है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट बोल सकते हैं, नॉट बेनिफिट एक्चुअली नहीं बोलेंगे। ये एक तरह का रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिसिएशन अमाउंट होता है कि आपने हमारे यहाँ पे बहुत साल से काम कर रहे हो, तो इसके लिए हम आपको ये छोटा सा टोकन ऑफ लॉ दे सकते हैं, मतलब छोटा सा अमाउंट या अमाउंट आपके किए गए इतने काम के सर्विसेज पे। क्लियर गाइस? तो इतना तो जान लिया हमने कि ग्रेचुटी क्या होता है। ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है, किस वजह से? उसके रिकॉग्नाइज ईयर्स ऑफ सर्विस में, ठीक है। सर्विस को देखते हुए, सर्विस को ध्यान रखते हुए, इतने साल से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है उसको ध्यान रखते हुए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है? एक लमसम अमाउंट, टोकन ऑफ लॉ एज अ पे करता है, ठीक है। रूल्स, कंडीशन क्या है?
व्हाट इज द कंडीशन? क्या ग्रेचुटी टैक्सेबल है? नंबर वन, हाँ ग्रेचुटी टैक्सेबल है ऑलवेज, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। ग्रेचुटी टैक्सेबल है, यस यस इट इज टैक्सेबल। अगर है तो हाउ मच, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और कैसे होगा, हु इज एलिजिबल, व्हाट आर द कंडीशंस, उसके कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो यहां पे क्या पता चलता है, ग्रेचुटी जो है एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है उसके इयर्स ऑफ सर्विस को रिकॉग्नाइज करके, बेनिफिट देके। या तो फिर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, रेजिग्नेशन, उस कंडीशन में ग्रेचुटी मिलेगा, यस मिलेगा। ठीक है, रिजाइन कर रहा है या रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट, उस टाइम पे ग्रेचुटी मिलेगा, यस मिलेगा। ठीक है, डेथ हो रहा है तो उस टाइम पे ग्रेचुटी मिलेगा, यस मिलेगा। या तो फिर डिसेबलमेंट, काम करते वक्त या काम करते करते या फिर उस एम्प्लॉय ने, जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहा है वो सडनली उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, मतलब बॉडी पार्ट्स कुछ काम नहीं करते, मतलब वो काम करने लायक नहीं बचता, ऐसे डिसेबलमेंट केस में क्या ग्रेचुटी मिलता है? हाँ मिलता है, यस ऑफ कोर्स मिलता है ग्रेचुटी। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? वो एम्प्लॉय 5 साल से ज्यादा कंपनी में काम किया होना चाहिए, 5 years मोर देन। ये 5 साल से ज्यादा काम करने का तो समझा, किसके लिए? रिजाइन पीरियड के लिए, यस। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, यस। लेकिन इन दोनों कंडीशंस के लिए, किसके लिए? डेथ हो गया या डिसेबलमेंट हो गया तो इनके लिए 5 साल का जरूरी नहीं है, 5 साल की जरूरी नहीं। सपोज कोई एम्प्लॉय काम करते करते 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, काम करते करते आपकी कंपनी में डेथ हो गया, तो कंपनी ऐसे भी एम्प्लॉयज को क्या करती है, सम टोकन ऑफ लव एप्रिसिएशन क्या करती है, उसके करता क्या, उसको फिर उसके नॉमिनीज को पहुंचा देती है। अगर डेथ हो गया तो उसके नॉमिनीज को पहुंचा देती है, उसके नॉमिनीज को दे देती है एज अ टोकन ऑफ लव, फिर एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज। या तो फिर अगर वो एम्प्लॉय एक्सीडेंटली या कुछ हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, काम नहीं कर पाता, हाथ पैर से काम नहीं कर पा रहा या फिर चल फिर नहीं पा रहा, तो ऐसे एम्प्लॉयज को भी कंपनी क्या करती है, रिकॉग्नाइज देती है सम टाइम्स ऑफ टोकन ऑफ लॉ, सम अमाउंट। तो उसी अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ग्रेचुटी, जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एक लम सम अमाउंट पे करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड में। दो कंडीशन हमने सीखा। पहला, अगर किसी को ग्रेचुटी मिलना चाहिए तो कब मिलना चाहिए? उस एम्प्लॉय को कंपलसरी उस कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम किया हुआ होना चाहिए। रिटायरमेंट के टाइम पे मिल सकता है, रिजाइन करके जा रहा है तो मिल सकता है। रिजाइन करके जा रहा है तो फिर कंडीशन एक है, 5 साल होना चाहिए। 4 साल 10 महीना भी हुआ, 4 साल 11 महीना भी हुआ तो भी उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी नहीं मिलेगा अगर वो छोड़ के जा रहा है तो। रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होगा तो उसकी ईयर्स ऑफ सर्विस को कैलकुलेट करेंगे, तब उसके बाद उसको उसका ग्रेचुटी देंगे। हाँ, कहां पे 5 साल का टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है? डेथ और डिसेबलमेंट में। क्लियर गाइस, समझा आपको? ग्रेचुटी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी में, और सैलरी में कितना टैक्स होगा वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है? लम सम अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके इयर्स ऑफ सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा अप्रिसिएशन देता है, मतलब अमाउंट अप्रिसिएशन में। क्लियर है? कंडीशन क्या है? उस एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम करना चाहिए या 5 साल उसका सर्विस हुआ होना चाहिए। रेजिग्नेशन पीरियड पे है तो इयर्स ऑफ सर्विस काउंट करेंगे, रिटायरमेंट है इयर्स ऑफ सर्विस काउंट करेंगे। हाँ, अगर डेथ और डिसेबलमेंट है तो उसके लिए थोड़ा कंडीशंस चेंज है, 5 साल जरूरी नहीं है। क्लियर है? बाकी चीज के लिए ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रेचुटी एम्प्लॉयज को किस बेसिस पे और कैसे कैसे बेसिस पे मिलती है, मतलब एम्प्लॉयज की कैटेगरी क्या है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेसिस पे है या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेसिस पे है। ठीक है, उस कैटेगरीज में हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो आपके स्क्रीन पे रहेगा, आपको कंपलसरी उसको देखना है, स्टडी करना है, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, स्टडी आपके डायग्राम पे, आपके स्क्रीन पे जो भी है उसको प्रॉपरली देखो। तो डायग्राम देखा आप लोग ने, जो आपके स्क्रीन पे चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी उस चार्ट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत होती है ग्रेचुटी के। हमने ग्रेचुटी को समझ लिया, ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी एक इनकम होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है एम्प्लॉय के द्वारा उसके इयर्स ऑफ सर्विस में एप्रिसिएशन, सम टोकन ऑफ लॉ, इसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, अब उसको जरा डायग्रामेटिकली यहाँ पे उतार के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
याद रखने वाली बात यह है कि ग्रेचुटी हमारे इनकम टैक्स से 1961 का एक हिस्सा है, तो ग्रेचुटी एक्ट भी है 1972, याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972 जो कि आपको इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पेंशन जब कैलकुलेट करेंगे तब के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये देखते हैं कि आपने जो ग्रेचुटी लिया है रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, ठीक है, क्या आपने जो ग्रेचुटी लिया है वो ड्यूरिंग द सर्विस लिया है कि कैसे लिया है, या फिर आपने जो ग्रेचुटी लिया है वो रिटायरमेंट या रिजिग्नेशन या डेथ और डिसेबलमेंट के बाद लिया है। दो कैटेगरी, पहले रिसीव्ड आफ्टर और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और क्या क्या, रेजिग्नेशन, डेथ, अदरवाइज डिसेबलमेंट। क्या आपने ग्रेचुटी इस बेसिस पे लिया है कि क्या आपने ग्रेचुटी इस बेसिस पे लिया है, मतलब क्या आपने काम करते करते ग्रेचुटी लिया है या आपने रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ या डिसेबल होने के बाद आपने ग्रेचुटी लिया है। ये दो कंडीशन सबसे पहले माने रखता है। अगर ये है मतलब आपने काम करते करते ग्रेचुटी लिया है, तो आप कोई भी होने दो, आप गवर्नमेंट के लाडले क्यों ना हो, ठीक है, आप कोई भी हो, यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द ग्रेचुटी, फुल्ली टैक्सेबल। कोई भी हो, अगर आपने काम करते करते मतलब काम कर रहे हो और आपको ग्रेचुटी मिल रहा है, कंपनी से रिजाइन नहीं किया, कंपनी में छोड़ के नहीं गए, ठीक है, मतलब कंपनी से रिटायर नहीं हुआ अभी तक, और फिर आपने ग्रेचुटी ले लिया, तो आप कोई भी होने दो, कोई भी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय होने दो, आपका वो ग्रेचुटी अमाउंट आपके लिए क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। इसका मतलब अगर आपको कंपनी 5 लाख रुपए एज ए ग्रेचुटी दे रही है, तो 5 लाख उठा के गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, 5 लाख आपका ऐड हो जाएगा सीधा सीधा किसमें, सैलरी में, तो सैलरी आपका बढ़ जाएगा। जब सैलरी बढ़ेगा तो आपका टैक्स स्लैब रेट भी बढ़ जाएगा, तो आप टैक्स आने की कैटेगरी में आ जाओगे, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख अगर हमको ग्रेचुटी मिला तो 5 लाख उठा के गवर्नमेंट को दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 लाख हो जाएगा आपके सैलरी में सीधा सीधा ऐड, ठीक है, वो फुल्ली अमाउंट इज टैक्सेबल हो जाएगा। और एमसीक्यू पैटर्न का भी याद रखो कि अगर ग्रेचुटी मिल रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, काम करते करते मिल रहा है, तो वो अमाउंट कोई भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, इसका काम खत्म, ये खत्म हो गया। अब यहां पे आते हैं, अब रिटायरमेंट के बाद, रिजिग्नेशन के बाद, डेथ और डिसेबलमेंट के बाद ले रहे हो, ठीक है, तो कौन हो आप, हु आर यू, हु आर यू, आप हो कौन, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो भाई आपका सेक्शन लगेगा क्या, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 1, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 1। दूसरा, नहीं भैया हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम तो प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट मजदूर है, वहां पे काम करके मर जाते हैं, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमको कुछ नहीं है। ठीक है, दो कैटेगरी समझा। आप ग्रेचुटी ले रहे हो और रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के बाद ले रहे हो, तो आप हो कौन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आप कौन हो गए फिर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप कौन से कैटेगरी के नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दो पार्ट, क्या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, क्या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो, 1972 के अकॉर्डिंग आप कवर्ड हो, हाँ तो ठीक है, नहीं हम उसमें भी कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो ग्रेचुटी एक्ट क्या बनता है हमारा, 1972 पे याद रखो। हाँ हम कवर्ड हैं ना, हम कवर्ड नहीं है, हाँ हम कवर्ड है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 2,
नहीं कवर नहीं है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(3) याद रखो। क्या याद रखना है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10(10)(1) कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 10(10)(2) नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 10(10)(3). ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेचुटी का सेक्शन, सबसेक्शन एंड क्लॉज। ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(10)(1) गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 3 नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। अब ये कंडीशन देखते हैं। ये तो समझ गया कि क्या आप ग्रेचुटी को काम करते करते ले रहे हो, चलो भैया टैक्स भरो, कोई भी एम्प्लॉय हो, फर्क नहीं पड़ता, जो अमाउंट आपको ग्रेचुटी मिला है यू हैव टू पे द टैक्स ऑन इट। ठीक है, नहीं हमने रिटायरमेंट के बाद, रिजाइनिंग के बाद या डेथ और डिसेबल होने के बाद मिला हुआ है, तो फिर आपकी कैटेगरी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सेक्शन 10(10)(1) के अकॉर्डिंग फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये क्या बात है, ये क्या बात है? काम करते करते लिया तब तो नहीं पूछा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब तो टैक्स मार दिया। और अगर काम करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, रिजाइन करने के बाद हमको मिला, तो ये भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में फुल्ली एग्जेम्प्ट। दिमाग लगाया बंदे ने, क्या दिमाग लगाया? पता चला कि काम करते करते अगर हमने ग्रेचुटी ले लिया तो हमें उस अमाउंट के ऊपर क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल ना। हम तो अभी काम करते करते नहीं उठाएंगे, हम कब उठाएंगे? रिटायर होने के बाद, रिजाइन करने के बाद उठाएंगे। और हमारी कैटेगरी गवर्नमेंट की कैटेगरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करे, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करे, जो लोकल अथॉरिटीज के लिए काम करे, मतलब जो डिफेंस वगैरह सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट बंदा। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज की अगर कैटेगरी है तो वो बंदा फिर यहाँ पे थोड़ी ना उठाएगा, कहाँ उठाएगा? रिटायर रेजिग्नेशन होने के बाद उठाएगा। तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी मिले, 10, 15, 20, 25 लाख जो भी मिले, वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब उसके सैलरी में ऐड नहीं होगा। सैलरी में ऐड नहीं होगा, ये सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, तो बंदा तो यहीं से उठा लेगा। चलो अब ये बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ दो, उनको बहुत सारा बेनिफिट होता है, उनको छोड़ दो। बात आते हैं हमारे एज लाइक हाउस प्राइवेट एम्प्लॉयज के, हम बात करते हैं। तो हमारी कैटेगरी तो हो जाएगी, नहीं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो नहीं है तो कौन नहीं हो, किस टाइप के नहीं हो? क्या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो? हाँ वो तो है, सेक्शन 10(10)(2)। नहीं हम उसमें भी कवर्ड नहीं है, सेक्शन 10(10)(3). ठीक है, तो आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन। क्या आएगा? कैलकुलेशन एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने का। तो बताओ भैया आपके हिसाब से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होना चाहिए, मतलब आपको जो ग्रेचुटी मिल रहा है उस मिले हुए ग्रेचुटी में आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा और बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए इन दो कैटेगरीज को फॉलो करना है। ठीक है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1, 3 चीजें। रूल नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शंस या स्टैंडर्ड मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ₹20 lakhs। ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ एक स्टार्टिंग का अमाउंट है कि चलो हम आपको 20 लाख का टारगेट देते कि आपके लिए 20 लाख तक ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट रहेगी। फर्स्ट, ये गवर्नमेंट का डिसाइड किया हुआ अमाउंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला है कि 20 लाख तक आपको ग्रेचुटी मिल सकती है, या 20 लाख तक आप ग्रेचुटी नहीं कर सकते। नंबर 2, ऐसा नहीं है 10 लाख तक मिलेगा तो हम लोग को 5 लाख 6 लाख मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। हमारा कैलकुलेशन है एग्जेम्प्ट निकालना। ठीक है, उसमें से हमारा जो ईयर्स ऑफ सर्विस हम कंप्लीट कर देते हैं उसमें से हमको एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी कितना होगा वो निकालना है। ये तो गवर्नमेंट की डिसाइड किया हुआ ग्रेचुटी है। ठीक है, नंबर 2, एक्चुअली रिसीव्ड। नंबर 2 इसमें भी सेम है, एक्चुअली रिसीव्ड, कि आपको ग्रेचुटी मिला कितना काम करते हुए, क्या काम करने के बाद रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे आपको ग्रेचुटी मिला कितना। एक जो गवर्नमेंट ने अमाउंट देके रखा है 20 लाख, दूसरा जो आपको कंपनी ने देके रखा है वो, तीसरा जो आपको एग्जेम्प्ट कैलकुलेट करना है कि उस अमाउंट में कितना छूट होगा, एग्जेम्प्ट होगा, वो ग्रेचुटी कैसे निकलेगा। हाँ, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होते हो, किसमें? पेमेंट ऑफ
ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो 10-10-2 तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ ऑफ सैलरी ड्रॉन या लास्ट सैलरी ड्रॉन, लास्ट सैलरी ड्रॉन या रिसेंट सैलरी ड्रॉन मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये फॉर्मूला लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अमाउंट का ग्रेचुटी नहीं भरना है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें थी कैटेगरी, इसमें 15/26 मतलब एक महीने में 26 डेज लेना, मतलब 15 दिन के हिसाब से पूरे महीने में 26 डेज। लास्ट सैलरी ड्रॉन मतलब रिसेंट सैलरी ड्रॉन कितना था आपका, वो मल्टीप्लाई बाय कितने साल आपने कंपनी को दिए हैं, वो इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हाफ डायरेक्टली 1/2 हाफ, अभी हाफ करना है तो क्या होगा, हाफ इंटू एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, पिछले 10 महीनों का एवरेज सैलरी, मतलब एक महीने का निकाल लो सैलरी, एक महीने का निकाल लो तो 10 महीने का भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। मल्टीप्लाई 10 करोगे, डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बात ध्यान रखने वाली क्या है, इसमें ईयर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है, इसमें नो राउंड ऑफ। इसका मतलब क्या, अगर किसी बंदे ने कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में 12 साल 8 महीना काम किया है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 13 साल में, ठीक है। इसमें 12 साल 8 महीना काम किया है तो भी वो 12 साल ही होगा, इसके लिए उसको बोला जाता है नो राउंड ऑफ, ये याद रखना है। जिसका मतलब अगर मोर देन 6 मंथ है, मतलब हाफ ईयर से ज्यादा उसने काम किया है, मोर देन 6 मंथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरे साल में, अंडरस्टूड। 12 साल 6 महीना भी अगर काम किया रहेगा तो वो 13 साल हो जाएगा। 10 महीना 7 मंथ भी काम 10 साल 7 महीना भी काम किया रहेगा तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा 11 साल में, समझा। मतलब आपको 6 महीने से ज्यादा अगर मिल गया इसमें तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपको रिवर्स में आना है। अगर 12 साल 5 महीना होता तो 12 साल, अंडरस्टूड। यहां पे नो राउंड ऑफ, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक नो राउंड ऑफ, ठीक है। 12 साल 8 महीना 12 साल 9 महीना 12 साल 10 महीना 12 साल 11 महीना 12 साल, तो इसमें राउंड ऑफ नहीं होता है, इसमें ना राउंड ऑफ होता है। क्लियर है। ये रहा आपका डायग्राम जो आपने स्क्रीन पे देखा था, हमने उसको उतार दिया। हमें एग्जेम्प्ट अमाउंट ढूंढना है तो एग्जेम्प्ट अमाउंट के लिए ये वाला फॉर्मेट याद रखो कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। ये तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, एक्चुअली रिसीव हमारे पास दिया रहता है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। 10-10-2 बोला तो 15/26 लास्ट मंथ सैलरी टर्न और मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। 10-10-3 बोला तो 1/2 लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स। नो राउंड ऑफ, हियर इज अ राउंड ऑफ। अब थोड़ा बात करते हैं व्हाट इंक्लूड इन सैलरी, ठीक है। सैलरी में क्या इंक्लूड होता है, तो दो कैटेगरी याद रखो, 10-10-2 की कैटेगरी, 10-10-3 की कैटेगरी। कवर्ड मतलब सेक्शन 10-10-2, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपका जो बेसिक सैलरी होगा, आपका जो सैलरी होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर आप कवर्ड की कैटेगरी में हो तो आपका सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए। इन दो ही चीज को आपको कवर करना है, ऐड करना है, बाकी कोई चीज को आपको ऐड नहीं करना है। आपको एक्सक्लूडिंग रखना है। किसको किसको एक्सक्लूड रखना है, कोई भी चीज है, मतलब बोनस आपको नहीं रखना है, ठीक है, एचआरए आपको नहीं रखना है, या फिर कमीशन आपको नहीं रखना है, और अदर अलाउंस, किसी भी अलाउंस को आपको इसके अंदर ऐड नहीं करना है, सिर्फ क्या रहेगा, बेसिक प्लस डीए। क्लियर। अगर आप इसकी कैटेगरी को चेंज करके अगर आप नॉट कवर्ड में आते हो, मतलब सेक्शन 10-10-3 कैटेगरी में आते हो, तो आपका जो सैलरी बनेगा वो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर।
ये आपका एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा कमीशन ऑन टर्नओवर, बाकी एक्सक्लूडिंग, अदर एक्सक्लूडेड। ये आपको सैलरी निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम यहां तक तो आ जाएंगे, 20 लाख तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, एक्चुअली रिसीव कितना है जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें दोनों में लिखा हुआ है कि सैलरी, रिसेंट सैलरी, सैलरी 10 महीने का सैलरी। तो सैलरी मतलब क्या? सैलरी मतलब अगर हम सेक्शन 2 की कैटेगरी में, मतलब सब सेक्शन 10-10-2 की कैटेगरी में, तो सैलरी में बेसिक प्लस डीए ऐड करने का। अगर हम 10-10-3 की कैटेगरी में, तो सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, ये तीन चीजें ऐड करने का, बाकी कोई चीज ऐड नहीं करने का, ना बोनस, ना एचआरए, ना वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐड नहीं करने का। क्लियर है? अदर अलावेंस ऐड ही नहीं करने का। क्लियर है? क्लियर है गाइस? आपको समझा पूरा? अब ये मत पूछना कि डीए क्या होता है, नहीं तो चलो बता देता हूँ, मेरा हक बनता है बताने का आपको। डीए, डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। हमको महंगाई भत्ता कंपनी हमको डीए सैलरी में ऐड करके देती है, ठीक है, महंगाई के हिसाब से हमको हमारा सैलरी मिलता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अगेन वन शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एज पर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो अलग है, पार्ट है सैलरी का। तो ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से ग्रेचुटी को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। क्या आपने ग्रेचुटी सर्विस के टाइम पे लिया या ग्रेचुटी अपने रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे लिया? अगर आपने सर्विस के टाइम पे लिया काम करते करते, तो आप कोई भी कैटेगरी के एम्प्लॉय हो, जो भी अमाउंट लोगे वो पूरा टैक्सेबल रहेगा। नहीं, आपने रिटायर वगैरह डेथ और डिसेबलमेंट के टाइम पे लिया तो आपकी कैटेगरी चेक की जाएगी। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो 10-10-1? नहीं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो 10-10-2, 10-10-3, कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकले, जो भी अमाउंट लोगे फुल्ली एग्जाम्ड। नहीं भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट है 10-10-2, नॉट कवर है तो 10-10-3। क्लियर है? दो तो सिंपल है, 20 lakhs और हम एक्चुअली रिसीव 20 lakhs और एक्चुअली रिसीव। ये जो कैलकुलेशन है इसमें हमको आज क्या चेक करने वाले हैं कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, जो मिला हुआ पैसा है उसमें से एग्जेम्प्ट कितना रहेगा, मतलब किसने ऊपर टैक्स नहीं भरना रहेगा। उससे ज्यादा आया तो टैक्स, उससे कम आया तो टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ईयर्स ऑफ राउंड ऑफ सर्विस को ऐड किया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो हमको कन्वर्ट करेंगे पूरे साल में। इसमें नो राउंड ऑफ होगा। हाँ, सैलरी कैलकुलेट करते समय याद रखो, अगर 10-10-2 का सिचुएशन है तो बेसिक प्लस डीए होगा, अगर 10-10-3 का सिचुएशन है तो बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, इतना ही ऐड होगा, बाकी कुछ ऐड होगा नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज कुछ 4-5 क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ को ओपन करो, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, बाकी के नोट्स आप वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है? सेम चीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो हम लोग पीडीएफ से फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है आपका हमारा पहला क्वेश्चन आज का लेक्चर 1 का, लेक्चर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिखता रहेगा तो पीडीएफ में लिखेंगे, दोनों जगह पे आपको दिखता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the first question? Mr. Arvind, a central government employee, retires after 28 years of service and received 18,50,000 as a gratuity. Is the gratuity taxable? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा चीजें याद रखनी है? आपको तीन चीजें याद रखनी है। सेक्शन 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। 10-10-1 किसके लिए होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 10-10-2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो कैलकुलेशन लगेगा। 10-10-3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और अंडर ग्रेचुटी एक्ट भी नहीं है तो भी कैलकुलेशन लगेगा एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने का। हाँ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सीधा एक ही स्टेटमेंट ना भैया, कितना भी लिसो करोगे 20-25-30 लाख, क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो इसकी कैटेगरी क्या है मिस्टर अरविंद की? Mr. Arvind, a central government employee, retires after 28 years of services and received 18,50,000 as a gratuity. Is taxable. तो अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे बोला है जो उसने ग्रेचुटी रिसीव किया है रिटायर होने के बाद, आफ्टर रिटायर। बहुत देर शाना था तो उसने रिटायर के बाद लिया। क्या होता अगर रिटायरमेंट के पहले लेता, काम करते वक्त ले लिया था? तो जितना भी 18,50,000 ना वो पूरा का पूरा टैक्सेबल अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब 18,50,000 गवर्नमेंट को नहीं देना है, ये 18,50,000 पूरा का पूरा सैलरी में ऐड हो जाता। क्लियर है? तो इस भाई ने दिमाग लगाया, पूरा 18,50,000 का भी उठा लिया रिटायरमेंट के बाद, और रिटायरमेंट के बाद ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा निकला तो भाई हमारा 10-10-1 लगेगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन में।
क्या आएगा फर्स्ट सॉल्यूशन? मिस्टर अरविंद इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या तो आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। दूसरा, रिसीव्ड ग्रेचुटी अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। 1.5 साल निकला बंदा, रिटायरमेंट के बाद उठा लिया, बच गया, बच गया, तो बच गया तो क्या लगेगा? एज पर सेक्शन 10(10)(1) की कैटेगरी, एज पर सेक्शन 10(10)(1) gratuity is fully exempt। एज पर सेक्शन 10(10)(1) की कैटेगरी लग गई तो ग्रेचुटी इज फुल्ली एक्सेप्ट। बात खत्म। चाहे वो 18,50,000 उठाए या 20 लाख उठाए या 25 लाख उठाए, उसने रिटायरमेंट के बाद, अगर यहाँ पे बिफोर रिटायरमेंट होता तो पूरा का पूरा खाली एक स्टेटमेंट चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा फुल्ली टैक्सेबल। अगर रिटायरमेंट के पहले उठा लिया होता तो। क्लियर है? ये हो गया आपका सॉल्यूशन एज पर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन 10(10)(1। ये हमने पहला कैटेगरी सॉल्व कर लिया। क्लियर गाइस? सेकेंड क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो आपको पता ही चलेगा, अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस रीना वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। दूसरा कंडीशन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कौन सी कैटेगरी होगी? कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट? तो बोला हुआ है कि कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, मतलब 10(10)(2, ठीक है। रिटायर आफ्टर 22 ईयर्स ऑफ सर्विसेज, 22 साल के बाद वो रिटायर हो रही है। लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए, उसका जो सैलरी मिला है बेसिक और डीए को मिला के, हमको ये तो चाहिए, बेसिक और डीए मिला के कितना? 44,000 पर मंथ। सी रिसीव्स 9 लाख एज अ ग्रेचुटी, कैलकुलेट एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। ठीक है, हमें एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी निकालना है, तो दिए हुए कंडीशन के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो सेकंड का सॉल्यूशन करने तो ज्यादा कुछ नहीं है। कौन सा रूल लगेगा? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लास 2 किसके लिए होता है? ये किसके लिए होता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, प्लस कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972। ठीक है, इस कैटेगरी के लिए सेक्शन 10(10)(2) लगेगा। तो 10(10)(2) लगे तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट तीनों कंडीशन लिखते हैं। मतलब पहला हमारा क्या रहेगा? नंबर 1 रुपीज 20 लाख तो गवर्नमेंट के पास से है दिया हुआ। नंबर 2 रुपीज 9 लाख उसने रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड एज अ ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायर। बंदिशानी निकली आफ्टर रिटायर। अगर बिफोर ले लिया होता ना तो पढ़ी लिखी निकली। ठीक है, टैक्स भरना पड़ता। नंबर 3 कैलकुलेशन है ना, एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी हमें निकालना है। एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी कितना होगा? तो सेक्शन 10(10)(2) का रूल लगेगा, तो क्या आएगा? 15/26 लास्ट सैलरी ड्रॉन मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स। तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट सैलरी ड्रॉन किसका होता है? कितना है? सैलरी बेसिक प्लस डीए दिया ना, बेसिक प्लस डीए कितना दिया है? 40,000 रुपीज पर मंथ दिया हुआ है। ठीक है, और कंप्लीटेड ईयर्स कितना है? 22 साल। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 22, कैलकुलेट करो। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 15 डिवाइड बाय 26 कितना आएगा? ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, चेक करो। 5,07,692। अगर इतना कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना आएगा। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेट करके भी देख सकते हो।
कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा 40,000 इंटू 22 इंटू 15 डिवाइड बाय 26, 5,07,692.30 समथिंग आएगा, तो इतना ही आएगा 5,07,692। क्लियर है गाइस? ये हमारा निकला एग्जेम्प्ट अमाउंट, ये हमारा होगा एग्जेम्प्ट, मतलब 5,07,692 का हमें एज अ ग्रेचुटी का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो कितना टैक्स भरने की जरूरत है? एट व्हाट अमाउंट मिस रीना विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन ग्रेचुटी। देखते हैं अमाउंट रिसीव्ड कितना किया था मैडम ने, 9 लाख, जिसमें से एग्जेम्प्ट कितना हुआ 5,07,692। ठीक है, तो बचा हुआ क्या होगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी, माइनस किया हुआ बचा हुआ निकाल लो। 9 लाख में से 9 लाख माइनस 5,07,692 कितना आएगा 392,308, उतना ही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, कभी कभी गलत हो जाता है। 392,308, इसलिए क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। ये हो गया आपका ग्रेचुटी का पार्ट। सो मिस रीना हैज लायबल टू पे टैक्स ऑन अ ग्रेचुटी, द टैक्सेबल ग्रेचुटी इज 3,92,308। ये होगा आपका ग्रेचुटी का कैलकुलेशन अंडर द कवर्ड ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, 20 लाख गवर्नमेंट के पास के पैसे था, 9 लाख उसको ग्रेचुटी था, 9 लाख में उसका ग्रेचुटी टैक्सेबल होगा क्या? हाँ हो सकता है, अगर एग्जेम्प्ट अमाउंट ज्यादा आया तो, क्योंकि एग्जेम्प्ट अमाउंट कम आ गया, 5,07,692 तक का एग्जेम्प्ट अमाउंट है, मतलब यहां तक उसको ग्रेचुटी पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो कितना टैक्स भरने की जरूरत है? तो 9 लाख में से माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट पे क्या भरने की टैक्स है, ग्रेचुटी पे टैक्स भरने की जरूरत है। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नाउ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या लिखा है, मिस्टर सुरेश रिजाइन फ्रॉम एमएनसी नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month 50,000, ही रिसीव्ड 11 लाख एज अ ग्रेचुटी। तो अब तक हमने जो भी रिवीजन किया क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये बंदा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी का है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय है, और प्लस नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, 20 साल का सर्विस उसने दिया है, और उसका जो उसका एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ का कितना है 50,000, ग्रेचुटी मिला 11 लाख। ठीक है, कौन से केस लगेगा देखते हैं। 3 क्वेश्चंस में ग्रेचुटी रिसीव कितना किया इसने, ग्रेचुटी रिसीव ₹11 लाख। ठीक है, 11 लाख का ग्रेचुटी है, प्लस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एज पर सेक्शन 10(10)(3) का एक लिए होता है, किसके लिए होता है, 10(10)(3) होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, तो बस ये सेक्शन से याद रखो। 10(10)(3) किसके लिए होता है, 10(10)(1) किसके लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 10(10)(2) किसके लिए होता है, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट, 10(10)(3) किसके लिए होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट कवर अंडर ग्रेचुटी एक्ट। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। क्या निकालना है, एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। तो फॉर एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी, पहला मैक्सिमम अमाउंट लिमिट बाय द गवर्नमेंट 20 लाख, नंबर 2 एक्चुअल रिसीव्ड 11 लाख, एक्चुअली रिसीव्ड है। नंबर 3 हमें निकालना है एग्जेम्प्ट अमाउंट। ठीक है, ग्रेचुटी कितना एग्जेम्प्ट होगा मिस्टर सुरेश का, वो हमें एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करके चेक करना है। क्या आएगा, थर्ड कंडीशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, वो भी नॉट कवर्ड अंदर है, तो दो ही चीज होता है, कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड के लिए 15/26, नॉट कवर्ड के लिए क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1/2 कवर्ड के लिए होता है लास्ट सैलरी टर्म, नॉट कवर्ड के लिए होता है एवरेज 10 मंथ सैलरी, और दोनों के लिए सेम कंप्लीटेड ईयर्स।
ठीक है, हाफ। तो इसका एवरेज सैलरी कितना दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया इसका लास्ट एवरेज 10 मंथ का सैलरी जो है 50,000 है, 50,000। और कितना साल कंप्लीट किया है? इसमें राउंड ऑफ नहीं होता, डायरेक्टली अमाउंट दिया, सॉरी डायरेक्टली आपको ईयर्स ऑफ सर्विस दिया हुआ है 20 ईयर्स। तो एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी कितना बनेगा? हमें सिर्फ एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी देखना है। एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी कितना बनेगा? 10 हो जाएगा, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई में, हाँ, तो ये हो जाएगा अपना कुछ 5 लाख। ये जो 5 लाख आया है ये क्या है? ये 5 लाख आया है क्या है? ये एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी, हम इसको बोलेंगे एग्जेम्प्ट, मतलब इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा तो इस बंदे ने ग्रेचुटी लिया है 11 लाख, मतलब एक्स्ट्रा लिया ना एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट, मतलब इस ग्रेचुटी के, एग्जेम्प्ट वाली ग्रेचुटी के अमाउंट के बेस पे ये अमाउंट उसने रिसीव किया, ज्यादा रिसीव किया है, इससे एक्सेस होगा तो टैक्सेबल, इससे एक्सेस नीचे होगा मतलब इससे 5 लाख से नीचे होगा तो नॉट टैक्सेबल। ठीक है, चेक करते हैं। तो टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या बनेगा इसका? टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना रिसीव किया? 11 लाख रिसीव किया, लेस एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी 5 लाख, कितना आएगा? 6 लाख रुपीस। तो ये 6 लाख रुपीस क्या होगा? टैक्सेबल ग्रेचुटी। ये 6 लाख हो जाएगा सैलरी में ऐड टू द सैलरी। क्लियर है? सो ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया विदाउट वेस्टिंग टाइम। फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग साइड में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ आपके स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन फोर्थ। आई होप आपको ग्रेचुटी अभी समझ में आ गया रहेगा। सेक्शन 1 10-10-1 किसके लिए होता है, 10-10-2 किसके लिए होता है, 10-10-3 किसके लिए होता है। ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं सो दैट जल्दी हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड मतलब 10-10-2 लगेगा। ठीक है, मिस्टर अनिल वर्किंग इन अ फैक्ट्री कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। जैसे ही कवर्ड पता चल गया तो क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 10-10-2। 10-10-2 किसके लिए होता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। आगे क्या बोला है इन भाई साहब का हिस्ट्री क्या दिया हुआ है? मिस्टर अनिल वर्किंग इन अ फैक्ट्री कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट डाइज 10 years 7 month। 10 साल 7 महीना काम करने के बाद ये बंदा मर गया। लास्ट ड्रॉन सैलरी इसने उठाया था 25,000 का, मतलब रिसेंट सैलरी उसका है। ही इज नॉमिनी रिसीव 6 लाख एज अ ग्रेचुटी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर्स देखेंगे इसका, क्योंकि राउंड ऑफ आएगा, इसमें राउंड ऑफ नहीं होता। 10-10-3 के कैटेगरी में राउंड ऑफ नहीं होता, 10-10-2 के कैटेगरी में राउंड ऑफ होता है। तो कंप्लीटेड ईयर्स इसने कितना काम लिया? 10 years एंड 7 month। तो 6 मंथ से ज्यादा है ना, सो दैट्स वाई 11 ईयर्स हो जाएगा। इसका कंप्लीटेड ईयर्स 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 साल इसने काम किया। अगर 6 साल से कम होता तो डायरेक्टली क्या होता था? 10 ईयर्स। क्लियर है? ये सेक्शन लगा फॉर एग्जेम्प्ट, सेम पैटर्न। तो नंबर 1 रुपीज 20 लाख लिमिट। नंबर 2 एक्चुअल रिसीव 6 लाख, एक्चुअल रिसीव सैलरी है, सॉरी एक्चुअल रिसीव ग्रेचुटी है। इसमें से हमको चेक करना है कि भाई जो 6 लाख मिला है उसके नॉमिनी को, वो उसमें से कितना टैक्स भरना होगा। तो हमें पहले एग्जाम पता होना चाहिए। एग्जाम मतलब इस कैलकुलेशन के बेस पे एग्जाम पता होना चाहिए। ये लगा था 1/2 10-10-3 का केस, यहां पे है 10-10-2 का केस। तो फॉर एग्जाम्ड यहां पे क्या था हमारा? यहाँ पे 1/2 है और लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी है और कंप्लीटेड ईयर्स। तो ठीक है, यहाँ पे 1/2 है तो 10-10-2 के केस में आएगा क्या? 15/26 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एवरेज है, हमको एवरेज नहीं चाहिए, लास्ट ड्रॉन सैलरी चाहिए और बाकी का तो कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, वो सेम, बस यही फर्क है। आप दोनों क्वेश्चन को पैरेलल चेक कर सकते हो। तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी भाई साहब का है 25,000। कंप्लीटेड ईयर्स इसने कितना किया? 11 साल का कंप्लीटेड ईयर्स। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो उसका एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी जो होना चाहिए वो कितना होगा, कैलकुलेशंस में आप देख सकते हो प्रॉपर 158,653, कैलकुलेट करो फटाफट, ठीक है। 158,653 का एग्जेम्प्ट मतलब इस अमाउंट पे या इतने अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इतने अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जेम्प्ट निकाला भाई, अब इस 158 से ज्यादा ही रिसीव किया है ना उसके नॉमिनी ने 6 लाख, सो व्हाट इज द टैक्सेबल ग्रेचुटी? टैक्सेबल ग्रेचुटी इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी। कितना एग्जेम्प्ट है? 1,58,653, 158,653 का एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी है। तो बताओ फिर इसका टैक्सेबल कितना होगा, फिर मतलब कितने अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, माइनस करके चेक करो टैक्सेबल, ठीक है। कैलकुलेट यूज कर सकते हो और रिटर्नली आप लोग के पास पीडीएफ में उसमें देख सकते हो, क्लियर है। 4,41,347 इतने रुपीस के ऊपर उसके नॉमिनी को और या फिर उसके सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ टैक्सेबल ग्रेचुटी, क्लियर है, समझा गाइस? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हमने और सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के केस आपको सामने रखते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट देख लेते हैं कौन सा केस लगेगा। ये केस लगेगा कि सामने वाला केस लगेगा? सो केस नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, मिस प्रिया वर्क फॉर 30 इयर्स इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी। मतलब कौन सा लगेगा? 10-10-3 नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, क्लियर है। 10-10-3 का केस पता चल गया अपने को। मिस प्रिया वर्क फॉर 30 इयर्स इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है 30 साल उन्होंने काम किया। शी रिसीव्स 25 लाख एज ग्रेचुटी, 25 लाख मतलब 20 लाख एग्जाम से भी ज्यादा, 20 लाख एग्जाम से भी ज्यादा ले रही है, 25 लाख, ठीक है। तो ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स तो लगेगा, लेकिन कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो देखना पड़ेगा। अगर ये केस है तो आपको लास्ट ऑन सैलरी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एवरेज 10 मंथ का सैलरी। तो दिया हुआ है एवरेज 10 मंथ का सैलरी 60,000 है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग साइड में कर लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पे इसके जगह पे कितना आएगा? 25 लाख, ये हो गया आपका 25 लाख, क्लियर है। ग्रेचुटी 25 लाख लिया मैडम ने और एवरेज 10 मंथ का सैलरी है 60,000 प्लस बाकी कुछ नहीं है, 30 साल का काम दिया हुआ है। नंबर 1 से ₹20 lakhs, नंबर 2 कितना लिया इसने मैडम ने? 25 लाख ग्रेचुटी रिसीव किया। तो नंबर 3 एग्जेम्प्ट निकालने के लिए क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी है, तो नॉट कवर्ड ग्रेचुटी का लिए सेक्शंस क्या लगेगा? 10-10-3, ठीक है। 1/2 एवरेज सैलरी कितना दिया है? 60,000, कंप्लीटेड ईयर्स किया है मैडम ने 30 साल। तो इस हिसाब से मैडम का एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी जो बनेगा वो कितने का बनेगा? अप्रोक्सीमेटली 9 लाख, आपके पीडीएफ में है, ठीक है, 9 लाख। तो अगर एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी 9 लाख का है तो टैक्सेबल कितना होगा? फिर रिसीव कितना किया मैडम ने? रिसीव किया 25 लाख, एग्जेम्प्ट कितना हुआ? 9 लाख के ऊपर टैक्स नहीं, तो भाई कितने के ऊपर टैक्स लगेगा? टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या बनेगा बताओ? टैक्सेबल ग्रेचुटी बनेगा 16 लाख, ये 16 लाख हो जाएगा मैडम के सैलरी में ऐड एज अ ग्रेचुटी, टैक्सेबल ग्रेचुटी, क्लियर है, हो गया ये भी। मतलब कौन से कैटेगरी में गया? 10-10-3 की कैटेगरी में गया, क्लियर। नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखो, फटाफट क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर्स खत्म करते हैं, फिर इसके बाद का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब आपके हिसाब से यहां जाना है कि वहां जाना है वो देखते हैं। मिस्टर राज रिजाइन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, रिजाइन कर रहा है, ठीक है, और रिजाइन कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, ना डेथ हुआ है ना कुछ वगैरह, सिर्फ छोड़ के जा रहा है। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी, ठीक है, कवर्ड अंडर ग्रेचुटी 10-10-2। तो एज पर द कवर्ड अंडर ग्रेचुटी 10-10-2 का कंडीशन लगेगा, लेकिन रिटायर हो रहा है वो, सॉरी छोड़ के जा रहा है वो 4 साल 11 महीने में कंटिन्यूअस सर्विस को, 4 साल 11 महीना काम किया और छोड़ के जा रहा है। हिज लास्ट
drawn on salary 35,000, is he eligible for gratuity? तो हमने स्टार्टिंग में ग्रेचुटी के लिए क्या सोचा था और क्या देखा था कि ग्रेचुटी का मतलब कम से कम आपको किसी कंपनी में 5 साल तक काम करना है या 5 साल से ज्यादा काम करना है, तभी आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल रहोगे। हाँ, 2 कंडीशंस के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, मतलब उसके अंदर आपको ग्रेचुटी मिल जाएगा, कंपनी आपको तो सहानुभूति का अमाउंट दे देगी, लेकिन वो कौन सा केस होता है, या तो डेथ हुआ रहना चाहिए, अब डेथ होने के बाद थोड़ी ना पैसा ले पाओगे, आपका नॉमिनी लेगा, ठीक है, या तो डेथ हुआ लेना चाहिए या तो फिर एक्सीडेंट हुआ रहना चाहिए, कोई डिसेबलमेंट होना चाहिए, हाथ पैर वगैरह काम नहीं कर रहे हो कंपनी से, ऐसा हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपका 5 साल का एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन बाकी के 2 केस में या तो आप रिजाइन करके जाओ या तो आप रिटायर्ड हो, तो भी आपका 5 साल पूरा होना चाहिए उस कंपनी में, तब जाके आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है, ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल। तो इसमें सिंपल क्या लगेगा, कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा, एज पर द ग्रेचुटी एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। आप क्या बताओगे कि ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से बंदे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 5 इयर्स। तो देखो नोट्स में आपके पास वैसे ही है, टू द एलिजिबल अंडर ग्रेचुटी एक्ट मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर 5 इयर्स, ठीक है, अनलेस डेथ और डिसेबलमेंट ऑकर्स, जब तक डेथ ना हो जाए या डिसेबलमेंट ना हो जाए तब तक 5 साल तक तो कंपलसरी है। हाँ, डेथ हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो फिर उसके हिसाब से कंपनी अपनी सहानुभूति जो उनको देना रहेगा, कुछ सेटलमेंट ऐसा कुछ पैसा रहता है, ठीक है, तो वो दे सकती है। अदरवाइज अगर डेथ नहीं है और डिसेबलमेंट नहीं है तो फिर कंपलसरी 5 लाख चाहिए। तो बंदे ने 4 साल 11 महीना काम किया, 1 महीना और काम कर लेता तो उसको ग्रेचुटी मिल जाता ना, भाई को वो नहीं काम किया, ईगो में था, निकल गया, तो अब ईगो में था, निकल गया, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ही देयर इज अ नो डेथ एंड नो डिसेबलमेंट, सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। खत्म, 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ, डिसेबलमेंट है ड्यू टू द एक्सीडेंट, चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिसेबल भी है, तो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लगता है, हमने 10-10-2 कैटेगरी देखा, नॉन गवर्नमेंट 10-10-3 कैटेगरी देखा, नॉन गवर्नमेंट एक कवर्ड है एक नॉट कवर्ड है, लेकिन ये कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, ये दोनों तो नॉन गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लगेगा, 10-10-1 लगेगा। और अगर 10-10-1 लग गया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई तो कितना भी पैसा ले लो और कितना भी पैसा लेगा, क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्सेप्ट। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मिस सुनीता स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नाम ही काफी है, बंदी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेडिकली डिसेबल्ड है इन 15th ईयर्स ऑफ सर्विस में और रिसीव 10 लाख एज अ ग्रेचुटी। आगे का पढ़ने का ही नहीं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकल गई तो भाई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अंडर सेक्शन ग्रेचुटी एक्ट 10-10-1 द फुल अमाउंट इज एक्सेप्ट, ठीक है, नो टैक्सेबल एट ऑल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी रिसीव किया है और डिसेबलमेंट के ऊपर, चलो डिसेबल नहीं भी होती, अपाइज नहीं भी होती, फिर भी उसकी कैटेगरी क्या होती, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 10-10-1 की कैटेगरी, ठीक है, तो 10-10-1 की कैटेगरी लग गया तो फिर कोई भी ग्रेचुटी के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सो एज पर 10-10-1 फुल्ली एक्सेप्ट, मतलब 10 लाख के ऊपर कोई भी उसको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, तो उसका सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्लियर। लास्ट इस लेक्चर का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिस्टर समीर वर्क इन अ फैक्ट्री कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है, कवर्ड इधर कवर्ड एज पर सेक्शन 10-10-2 कवर्ड हो गया तो 15/26 लास्ट वन सैलरी चाहिए अपने को, ठीक है, और राउंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो मिस्टर समीर वर्क इन अ फैक्ट्री कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट फॉर 12 इयर्स एंड 5 मंथ, हमारे पास पहले 10 इयर्स एंड 7 मंथ था, अभी 12 इयर्स एंड 5 मंथ बोला है, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसमें सॉल्व करके भी दिया हुआ है, हम लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 12 इयर्स एंड 5 मंथ 2.5 है ना, 12.5, तो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, ओनली 12 साल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने से कम है। स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ईयर काउंटेड 12 इयर्स दैट इज लेस देन द 6 मंथ नॉट काउंटेड, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं होगा। तो सबसे पहला एग्जेम्प्ट ग्रेचुटी निकालने के लिए नंबर 1 20 लाख का एग्जेम्प्ट अमाउंट, ये आपका 20 लाख का एग्जेम्प्ट अमाउंट। एक्चुअली रिसीव्ड कितना, एक्चुअली रिसीव किया भाई साहब ने 3 लाख ग्रेचुटी रिसीव किया, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट वन सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर, तो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट वन सैलरी कितना था उसका 28,000 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स 12, तो उसका ग्रेचुटी बना एग्जेम्प्ट वाला 1,94,769, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,94,769, 3 लाख से तो कम ही है ना,
3 लाख तो एक्चुअली रिसीव्ड है, इन भाई साहब का 3 लाख का एक्चुअली रिसीव्ड है, तो 3 लाख में से 194,769 का एग्जेम्प्ट है, तो फिर टैक्सेबल कितना हुआ, बचा कुचा देख लो। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी 1,05,231। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। सो गाइज, आज के लेक्चर में हमने सीखा ग्रेचुइटी होता क्या है, ग्रेचुइटी का एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं, और ग्रेचुइटी कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर, कौन से सेक्शंस के अंदर किसके किसके लिए एप्लीकेबल होती है और एलिजिबल होती है। तो एक समरी ले लेते हैं। ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है, एक लमसम अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉय एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट अ टाइम ऑफ रेजिग्नेशन, एट अ टाइम ऑफ डिसेबलमेंट और डेथ, समथिंग फॉर देयर, ऐसे ही सेटलमेंट के लिए पैसा देती है, ठीक है। फॉर देयर एक्सेसिव वर्क, फिर कोई शाबाशी करने के लिए, भाई बहुत साल से हमारे पास काम कर रहे हो, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क का, ठीक है, तो उसके लिए उनको पैसा देते हैं लमसम। अब उसके दो कैटेगरी होते हैं। अगर ग्रेचुइटी, कोई भी एम्प्लॉय अगर ग्रेचुइटी काम करते करते उठा लिया ड्यूरिंग द सर्विस, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन अगर उसने सर्विस या फिर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बाद उठा लिया, तो उसको कैटेगरी आएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10-10-1, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 10-10-2 और 10-10-3। 10-10-2 होता है कवर्ड अंडर एक्ट ग्रेचुइटी, 10-10-3 होता है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। कवर्ड 15/26, नॉट कवर्ड 1/2, ठीक है। सो हियर इज द समरी, क्लियर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। आई होप आपको समझा रहेगा। इफ गाइस अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।